आज सुबह सुबह मैं जॉगिंग करने के लिए निकला था और क्योंकि गैंग वॉर जीतने के बाद मेरे पास बहुत सारा पैसा आ गया था, तो अब मैं सोच रहा था कि इतने सारे पैसों के साथ क्या किया जाए। अब यही सोचते सोचते मैं जॉगिंग कर ही रहा था, तभी मुझे चैनल टाउन के अपोजिट एक बिल्डिंग दिखाई देती है जिसके ऊपर फॉर सेल का बोर्ड लगा हुआ था। ये देखते ही मैं फौरन रुक गया क्योंकि मुझे भी न्यूयॉर्क में अपनी कोई प्रॉपर्टी खरीदनी थी और इस बिल्डिंग को देख के लग रहा था ये तो कोई गैरेज या शोरूम है। तो इसलिए इस बोर्ड के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ था मैंने उसको डायल करना शुरू कर दिया और जैसे ही कॉल गई तो उसके बाद किसी ने उधर से फोन उठाया और वो बोल रहा था, हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो शोएब भाई, मैंने आपकी प्रॉपर्टी का ऐड देखा। हाँ तो वो प्रॉपर्टी क्या आपको बेचनी है? अरे बेचना है इसलिए तो ऐड लगाया। तो वो प्रॉपर्टी मैं बाय करने में इंटरेस्टेड हूँ, क्या आप मुझे दिखा सकते हो? देख, मैं तेरे को दिखा तो सकता हूँ, पर अगर मैं वहाँ पे आया तो तेरे को प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी। फिर तू कम ज्यादा के बारे में मत बोलना कि यहाँ पे ये नहीं है ना वो नहीं है। ठीक है भाई, मैं लेने को तैयार हूँ, आप आ जाओ। और इतना बोल के मैं फोन रख देता हूँ। फिर आधा घंटा वेट करने के बाद वो बंदा अपनी गाड़ी लेके आ जाता है जिससे वो मुझे लगभग उड़ाने ही वाला था। ए भाई थोड़े आराम से चलाना। फिर वो बंदा अपनी गाड़ी से उतर के मेरे पास आके मुझे बोलने लगता है, अच्छा तो वो तू ही है ना जिसने मुझे फोन लगाया था? मैं उसे बोलने लगता हूँ कि हाँ भाई मैं आपकी प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ। तो मैं भी अपनी प्रॉपर्टी बेचना ही चाहता हूँ। तो फिर दिखा दीजिए ना। क्या प्रॉपर्टी? और क्या? अच्छा प्रॉपर्टी। वैसे खरीदने वाला कौन है? मैं। तो जब भी मेरे से फोन पे किसने बात किया? वो मैंने ही आपको फोन किया था। मतलब खरीदने वाला भी तू और दलाल भी तू, 2 in 1। बिल्कुल सही फरमाया आपने। ठीक है, अब मैं तेरे को प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। तो भाई ये देख, ये जो गैरेज है ना, ये मेरे अब्बा ने 1960 में शुरू किया था। बाप रे, तो काफी पुराना है। ये देख 2000 स्क्वायर फीट से बस थोड़ा सा कम। लेकिन इसमें तो कोई भी सामान नहीं दिखाई दे रहा। अरे बाबू, 1970 की जंग में अंग्रेजों ने पूरा सामान लूट के लेके चले गए थे इधर से। पर न्यूयॉर्क में तो ऑलरेडी सारे अंग्रेज ही रह रहे थे, वो सामान लूट के क्यों गए? अरे भंजे, पूरा वाइब्रेनियम का सामान था। वकांडा वाले आए, उनके साथ था ब्लैक पैंथर, चोरी करके पूरा भाग गए। पर अभी तो तुमने बोले भाई कि वो अंग्रेज लेके गए। अरे जो हमारे देश का नहीं, वो हमारे अंग्रेज होता। अब ये बंदा तो फालतू की बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा था, लेकिन इसकी बातों पर ध्यान ना देते हुए मैं फटाफट गैरेज के अंदर चला गया। मानता हूँ गैरेज एकदम खाली था, लेकिन ये एक सॉलिड डील हो सकती है अगर ये मुझे सही प्राइस तो मिल जाए तो, क्योंकि थोड़ी बहुत रिपेयरिंग करने के बाद ये गैरेज और अच्छा दिख सकता है। और क्या पता न्यूयॉर्क में मेरा बिजनेस और भी ज्यादा बूम मार जाए। तो सारे गैरेज का अच्छे से जायजा लेने के बाद मैंने इसको खरीदने का मन बना लिया था और अब बस उम्मीद कर रहा था कि बंदा सही कीमत पे मुझे गैरेज बेच दे। देख बाबू, तेरा देखना हो गया क्या? याद है मैंने फोन पे क्या बोला था? देख रहा तो खरीदना ही पड़ेगा। तो उस बंदे की ये बात सुनने के बाद मैं उसे बोलने लगता हूँ कि हाँ भाई मुझे गैरेज खरीदना है, लेकिन आप इसकी कीमत तो बता दो। पहले इतना बता भांजे, तेरे को न्यूयॉर्क के रेट मालूम है क्या? हाँ, यहाँ के रेट के बारे में तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन आप भी एक सही कीमत बताओ यार, तभी मैं ये जगह खरीद पाऊंगा। देख भांजे, जगह तो बहुत महंगी है, बस तेरे लिए 25,000। वाह भाई, 25,000 रूपए में इतनी बड़ी जगह? 25,000 रूपए? अबे एडी के, $25,000 की बात कर रहा हूँ मैं। $25,000? ये तो बहुत ज्यादा है। देख बाबू, लेना है तो इतने में लेना पड़ेगा, मैं कम ज्यादा नहीं करने वाला। अब वो बंदा एकदम $25,000 पे अटक गया था और बिल्कुल टच से मस्त नहीं हो रहा था, तो मैं उसे बोलने लगता हूँ, देखो भाई आपका गैरेज पूरी तरीके से खाली है, इसके अंदर मुझे काफी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट्स डालने पड़ेंगे, ऊपर से यहाँ पे कस्टमर लोग आएंगे या नहीं आएंगे उसकी भी गारंटी नहीं है। वो सब मेरे को नहीं मालूम, मैंने बेचने को निकाला, मेरे को होना $25,000। अब ये सुनने के बाद मैं उसे बोलने लगता हूँ कि भैया मैं आपको ज्यादा से ज्यादा $10,000 ही ऑफर कर सकता हूँ। उठ भांजे, इतने कम में देना नहीं पड़ता अपने को, इससे अच्छा तो मैं इसको किराए पे ही दे दूं। तो दे दीजिए ना। क्या बे? किराए पे दे दो ना ये गैरेज। मगर किसको? मुझे। मतलब तू खरीद भी रहा हो, किराए से भी रह रहा? ऐसा नहीं होता भांजे। अरे नहीं भाई, मुझे सिर्फ किराए पे चाहिए, मैं $500 महीना किराए से देने को तैयार हूँ। बोलो अभी आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूं? ठीक है भांजे, किराया तेरा डन। आज से ये गैरेज $500 में तेरा हुआ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए आपके मोबाइल पे। ठीक है भांजे, चलता हूँ, हर महीने की 1 तारीख को आऊंगा किराया लेने को। अब वो बंदा तो अपना किराया लेके चला गया था, लेकिन इस गैरेज को अब गैरेज बनाने के लिए मुझे बहुत सारा काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस गैरेज में सामान के नाम पे सिर्फ जमीन थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले जमीन से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने गैरेज के अंदर इंस्टॉल करी प्रीमियम फ्लोरिंग, और इसको इंस्टॉल करते ही मेरे गैरेज का लुक पूरी तरीके से चेंज हो गया। फ्लोरिंग इंस्टॉल हो गई थी, गैरेज जैसा गैरेज लग रहा था, तो अब बारी थी इसके अंदर गैरेज के इक्विपमेंट्स लाने की। तो इसीलिए मैंने अपना फोन निकाला और जो मुझे इक्विपमेंट की जरूरत थी गैरेज के लिए, वो सारा के सारा मैंने ऑनलाइन बुक कर दिया। और क्योंकि ये न्यूयॉर्क है, यहाँ पे एक्सप्रेस डिलीवरी हो जाती है हर सामान की, इसीलिए 15 मिनट में ही मुझे इक्विपमेंट कंपनी का कॉल आ गया और उन्होंने सारा सामान मेरे गैरेज के बाहर डिलीवर कर दिया। अब मुझे इन सारे बॉक्सेस में से सामान निकालना था और सारे के सारे मशीन्स को अपने गैरेज के अंदर रख के असेंबल करना था। ये काम लंबा होने वाला था, लेकिन इसमें मजा भी उतना ही आने वाला था। पूरे 5 घंटे तक लगातार मेहनत करने के बाद फाइनली मेरा गैरेज सेट हो चुका था। अब मेरे गैरेज में हर वो एक सामान था जिससे मैं दुनिया की कोई भी गाड़ी को रिपेयर या डिस्ट्रॉय कर पाऊँ। सही मायनों में अब मेरा गैरेज पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था और अपने बैठने के लिए मैंने अपनी एक डेस्क भी बनाई थी। इसी डेस्क पे मैं अपने पैसों और काम का हिसाब रखने वाला था। तो अब सारी चीजें सेट हो चुकी थी, गैरेज में हर चीज का
इंतजाम हो चुका था और अब बस मुझे इंतजार था अपने पहले कस्टमर का। पहला कस्टमर ही ऐसा होता है जो पूरी दुकान को लेके चलता है, इसलिए मैं सोच रहा था कि भाई कुछ ऐसा कस्टमर आए जो कि बहुत बड़ा काम लेके आया हो, कोई बहुत बड़ा रिपेयर। लेकिन कस्टमर ऐसे बैठे बिठाए नहीं आने वाले थे, इसलिए मैं अपना लैपटॉप खोल के अपना काम शुरू कर देता हूँ। मैंने अपने गैरेज के और अपने पुराने वर्क्स के काफी सारे ऐड चलाए, लगभग 10,000 रुपए के तो मैंने ऐड पे एक दिन में खर्चा कर दिए। और ये सारे काम मैं बस इसलिए कर रहा था कि मैं सोच रहा था कि ये सारे ऐड देख के कस्टमर मेरी वर्कशॉप पे जरूर आएंगे। अगर कोई मोटा बकरा मेरे हाथ लग गया तो मेरे तो वारे नारे हो जाएंगे। बस यही सोच के मैंने सारे एड्स पे अपना पैसा खर्चा कर दिया और फाइनली अब एड्स के ऊपर पूरा पैसा फूकने के बाद मैं पूरी तरीके से तैयार था अपने फर्स्ट कस्टमर के लिए। अब मुझे पता था कि एड्स किस तरीके से काम करते हैं, तो मैंने सोचा कि 5-6 कस्टमर तो पहले दिन मेरी दुकान में आ ही जाएंगे। लेकिन ये शहर न्यूयॉर्क था और यहाँ पे हर वो चीज हो रही थी जो कि मैंने बिल्कुल भी सोची नहीं थी। देखते ही देखते वक्त गुजरता गया और 3 दिन कब हो गए ये मुझे पता भी नहीं चला। अरे इस दुकान का कोई मालिक है या नहीं? ए भाई उठ जा रे। ए मर गया क्या? कमाल है, इतने ज्यादा ऐड लगाता है और दुकान खोल के सो रहा है। ए भाई उठ, दुकान के कस्टमर आए हैं। क्या कहा कस्टमर? और कस्टमर का वर्ड सुनते ही मैं फटाफट उठ जाता हूँ। हेलो सर, मूसा मोटर वाले में आपका स्वागत है। मूसा मोटर वाला गैरेज का कुछ ज्यादा यूनिक नाम है। हाँ सर, ये मैंने अपने नाम पे रखा है। बोलिए सर, आप क्या करवाना चाहते हैं? पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी ये वर्कशॉप में कौन सा काम होता है? सब कुछ होता है सर, पेंटिंग, डेंटिंग, कार वॉशिंग, रिपेयरिंग, रिस्टोरेशन, वेल्डिंग, मॉडिफिकेशन और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे पैनल भी चेंज होता है सर। अगर ऐसा है तो मेरे पास तेरे लिए एक बहुत बड़ा काम है, कर पाएंगा? सर आज तक ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मैं नहीं कर पाया, बस आप एक बार मुझे गाड़ी बता दो। मैं गाड़ी लेके आया हूँ, जरा बाहर जाके देखनी पड़ेगी। ठीक है सर, मैं आपकी गाड़ी को चेक कर लेता हूँ। तो ये रही वो गाड़ी जिस पे तुझे काम करना है। अब ये गाड़ी देख के तो मैं काफी ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि इस गाड़ी के साथ मेरी पुरानी यादें भी जुड़ी है। ये थी 2016 की फोर्ड एंडेवर। देखने में तो ये एक्सीडेंटल और रस्टी गाड़ी लग रही थी, लेकिन वो भाई बोलने लगते हैं इस गाड़ी पे करवाना है काम, हो जाएगा। ये बात सुन के मैं उस बंदे को बोलने लगता हूँ कि काम तो हो जाएगा, लेकिन आपको इसमें करवाना क्या है? तो वो बंदा मुझे बोलने लगता है मुझे इस गाड़ी को रिस्टोर करवाना है क्योंकि ये गाड़ी मेरे खास दोस्त की है जो अभी इस दुनिया में नहीं है। वाह भाई, आपका दोस्त तो बड़ा ही किस्मत वाला था जो आप उसकी यादों को जिंदा रखने के लिए उसकी गाड़ी को रिस्टोर करवा रहे हो। पता है एक बार क्या हुआ था? मैंने एक बार अपने दोस्त से शादी में जाने के लिए गाड़ी मांगी थी, उसने नहीं दी, उल्टा मेरी ही इंसल्ट करने लगा। तो भाई फिर आगे क्या हुआ? फिर उसकी गाड़ी को मेरी ऐसी काली नजर लगी, उसकी गाड़ी स्लिप होके पानी में गिर गई और वो चॉकलेट खाते हुए मर गया। ये तो बहुत बुरा हुआ भाई, लेकिन कोई चॉकलेट खाने से कैसे मर सकता है? पता नहीं वो कैसे मर गया, उसको हर दिन चॉकलेट तो मैं ही देता था। तो अच्छा सर, ठीक है, मैं आपकी गाड़ी बना दूंगा। चलते हैं अभी। तो अब मैं इस एंडेवर को अपनी वर्कशॉप के अंदर लेके आ गया था और इसको देख के ही मालूम पड़ रहा था कि इसके अंदर मुझे काफी सारा काम करना पड़ेगा। गाड़ी की कंडीशन तो एकदम ही खटारा थी, लेकिन फिर भी इस गाड़ी में कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे जिनको रिप्लेस करके ठीक किया जा सकता है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले चलो गाड़ी को स्टार्ट वगैरह करके देख लेते हैं, इसी से मालूम पड़ जाएगा कि ये गाड़ी कितने पानी में है। गाड़ी को स्टार्ट करने की जब मैंने कोशिश की तो ये गाड़ी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही थी, बस इंजन की स्टार्टर की आवाज आ रही थी। गाड़ी की बैटरी तो एकदम टन टनाटन थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी का इंजन भी सही सलामत था। गाड़ी वाटर डैमेज थी, प्लस इसके अंदर मैंने फुल डीजल डाल दिया था फिर भी, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। स्पार्क प्लग में कोई इग्निशन नहीं आ रहा था, बस मुझे आवाज आ रही थी जिसका मतलब था गाड़ी का इंजन पूरी तरीके से डेड है। तो मेरे ख्याल से मुझे अब जवाब मिल ही गया था। अब मैं गाड़ी से उतर गया था और अब मुझे समझ में आ गया था कि भाई सबसे पहले तो इस गाड़ी का दिल यानी कि इस गाड़ी का इंजन ठीक करना पड़ेगा। मैं दुआ कर रहा था कि गाड़ी के इंजन के पास अपने को पार्ट्स रिप्लेस करने पड़ेंगे, लेकिन जब मैंने इंजन का और अच्छे से इंस्पेक्शन किया तो मुझे मालूम पड़ा कि भाई इंजन के पार्ट्स तो पूरे ही बेकार हो चुके हैं और आधे से ज्यादा पार्ट्स तो मिसिंग है। तो मेरे पास अब एक ही चारा रह गया था इस गाड़ी का पूरा इंजन रिप्लेस करने का। हमें जानता था कि इसमें पैसा और मेहनत थोड़ी ज्यादा लगने वाली है, लेकिन वो जिंदगी क्या जिसमें खतरा ना हो। तो ऐसे ही खतरों बड़े काम करने के लिए मैंने एंडेवर के लिए नया इंजन ऑर्डर कर लिया, लेकिन ये जो इंजन इसमें मैं लगाने वाला था ये कोई मामूली इंजन नहीं था। अब जब तक इस गाड़ी का इंजन आने वाला है तब तक मैं इस गाड़ी के दूसरे काम भी कर लूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने गाड़ी को फोर्कलिफ्ट से उठा लिया और गाड़ी की लोअर बॉडी को चेक करने लगा, जिसका बहुत ही बुरा हाल था। सस्पेंशन से लेकर डिफरेंशिएटर तक सारे के सारे पार्ट्स मिसिंग थे और ऐसा लग रहा था कि भाई अंडर कैरेज की पूरी नई असेंबली तो मुझे करनी ही पड़ेगी। अंडर बॉडी की हालत तो पूरी तरीके से खस्ता थी, लेकिन अब टाइम आ गया था कि गाड़ी को पूरी तरीके से रिपेयर करने का। तो मैं अपने काम पे लग जाता हूँ। सबसे पहले तो मैंने गाड़ी के अंदर से वो सारे पार्ट्स को निकालना शुरू कर दिया जिनका गाड़ी में कोई काम नहीं था। ये बस जंग लगे खराब और टूटे फूटे पार्ट्स थे जिनके बदले गाड़ी में नए पार्ट्स लगने वाले थे। गाड़ी के छोटे मोटे माइनर डेंट तो मैंने ही हथौड़े से ठीक कर दिए और इतने में ही हमारा गाड़ी का इंजन भी आ ही गया था। इस गाड़ी में हम कोई ऐसा वैसा इंजन नहीं बल्कि मस्टैंग का V8 इंजन लगा रहे थे। एक एसयूवी के हिसाब से ये इंजन ज्यादा हो रहा था, लेकिन फोर्ड एंडेवर के लिए ये इंजन बिल्कुल ठीक था। ये इंजन लगाने के बाद ये गाड़ी 300 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करने वाली थी। इंजन को पूरी तरीके से एंडेवर
endeavor के लिए फाइन ट्यून करने के बाद अब फाइनली बारी थी इंजन को गाड़ी के अंदर फिट करने में, जो कि सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क होने वाला था। 2 घंटे की मेहनत लगी लेकिन इंजन परफेक्टली फिट हो चुका था, लेकिन सब कुछ अभी पूरा नहीं हुआ था। अभी गाड़ी को मैंने इतना तो रेडी कर दिया था कि मैं इसको चला सकूं, तो इसका इंजन टेस्ट करना काफी ज्यादा जरूरी हो गया था मेरे लिए। ये इंजन अभी कैसे परफॉर्म करेंगे इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता था, लेकिन फिर भी मैं इंजन को स्टार्ट कर देता हूँ, और क्या बात है गाड़ी पहली बार में स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद मैं बड़े आहिस्ता से गाड़ी को स्लोली गैरेज के बाहर लेके चलता हूँ, और अब गाड़ी की टेस्टिंग होने वाली थी न्यूयॉर्क के रोड्स पे। वैसे तो मैंने इस गाड़ी के ब्रेक्स और स्टीयरिंग को ठीक कर दिया था, लेकिन फिर भी मेरी काफी ज्यादा फटी हुई थी, क्योंकि पिछली बार जब मैं दूसरे एंडेवर को टेस्ट कर रहा था तो वो तो क्रैश हो गई थी। लेकिन ये वाली एंडेवर थोड़ी सी अलग थी। V8 इंजन का पावर इसके अंदर मुझे महसूस हो रहा था। सबसे पहले तो मैंने अपनी गाड़ी की हैंडलिंग को टेस्ट की, जिसने मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं किया। गाड़ी काफी ज्यादा स्मूथ चल रही थी और बॉडी रोल तो ना के बराबर था। इसीलिए अब बारी थी थोड़ी सी परफॉर्मेंस टेस्ट करने की। मैंने अब गाड़ी को फुल रफ्तार से भगाना शुरू कर दिया था, और इस बात पे यकीन करना मुश्किल था कि ये भारी भरकम SUV 0 to 100 सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड में कैप्चर कर रही थी। गाड़ी का बेस काफी ज्यादा मजबूत था, इंजन अच्छा परफॉर्म कर रहा था, हैंडलिंग बढ़िया थी। तो इस गाड़ी को लेके मैं वापस अपने गैरेज की तरफ आ पड़ा। मेरा पहला टेस्ट इंजन को लेके पूरी तरीके से सक्सेसफुल था। लगभग आधे घंटे तक मैंने गाड़ी को ड्राइव किया, ना इंजन ओवरहीट हुआ, ना गाड़ी के अंदर कोई मेजर इशू आया। माइनर इशू को हम फिक्स कर देंगे। अब गाड़ी फिर से वर्कशॉप में आ गई थी, और उसके बाद अब इस गाड़ी के ऊपर सारा अब एक्सटीरियर वर्क होना शुरू होने वाला था। तो देखते देखते फिर मैंने एक एक करके गाड़ी के सारे बॉडी पार्ट्स इसके ऊपर फिक्स करना शुरू कर दिया। ग्रिल से लेके बम्पर से लेके लाइट से लेके अलॉय व्हील से लेके हर एक चीज को चेंज करना पड़ा। और जब गाड़ी के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए तो फिर उसके बाद हमने इसके ऊपर प्राइमर भी पेंट कर दिया। गाड़ी वैसे तो अभी परफेक्ट लग रही थी और डिलीवरी के लिए रेडी थी, लेकिन मेरा फिनिशिंग टच देना अभी भी बाकी था, और उम्मीद है हमारे कस्टमर को हमारा फिनिशिंग टच पसंद आएगा। पहाड़ों के ऊपर जंगल के पास देखो कौन अपने शहर आया यार, निंजा हथौड़ी अपने घर आया यार। अरे ये हॉर्न ये तो सुना सुना लगता है। सुना सुना तो लगेगा ही, क्योंकि मैं अब उस भाई के एंडेवर को डिलीवर करने के लिए आ गया था। ओह माय गॉड, ये क्या हुई? फाइनली पूरे 2 हफ्ते वर्क करने के बाद भाई साहब आपकी एंडेवर पूरी तरीके से तैयार है। इस गाड़ी को मैंने नए जैसा तो नहीं, लेकिन नए से ज्यादा अच्छा कर दिया है। तो आप एक बार इस गाड़ी को देख लीजिए। तो लीजिए पेश है आपके लिए 2019 फोर्ड एंडेवर फेसलिफ्ट विद V8 इंजन। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। जो एंडेवर आपने मेरे पास छोड़ के गए थे और ये वाली एंडेवर, अब उसमें जमीन और आसमान का फर्क हो चुका है। सबसे पहले तो हमने इसके अंदर न्यू फोर्ड के ग्रिल और बम्पर को ऐड कर दिया है। साथ ही गाड़ी को ब्राइट रेड कलर में रिपेंट कर दिया है, जिससे गाड़ी पूरी तरीके से नई लग रही है। गाड़ी के अंदर 19 इंच के फेसलिफ्ट अलॉय व्हील्स डाल दिए गए हैं, जो कि गाड़ी पे 4 चांद लगाते हैं खूबसूरती में। गाड़ी में पहले सिंपल सनरूफ था, जिसको हटा के हमने पैनोरामिक सनरूफ लगा दिया है। रही बात इंटीरियर की, तो हमने गाड़ी के इंटीरियर में पूरी तरीके से बेज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन दिया है, जो एक लग्जरी प्लस एस्थेटिकली गुड लगता है। गाड़ी के अंदर हमने टॉप लेवल प्रीमियम लेदर का इस्तेमाल किया है, और नॉर्मल सीट्स को हटा के हमने सारे के सारे सीट्स को वेंटिलेटेड सीट बना दिया है। सबसे बड़ी बात, गाड़ी के अंदर अब एक V8 इंजन है, जो कि इस गाड़ी को मस्टैंग जितना ही पावरफुल बना देता है। तो सर ये रही आपकी गाड़ी, और उम्मीद है आपको ये गाड़ी पसंद आई होंगी। पसंद क्या? मुझे तो ये बहुत पसंद आई। बताओ तुम्हारा पेमेंट कितना हुआ? अभी मार देता हूँ। 20, 30, 40। सर वो तो मैं 15 की बात। 15 लाख? नहीं, मैं तो तुम्हें 25 लाख डालता हूँ। तुमने इस गाड़ी को जो बनाया है उसके लिए तो 25 लाख भी कम है। एक काम करो, 30 लाख ले लो। 30 लाख नहीं सर, 20 लाख ही ठीक है। आप 20 लाख ही कर दो मेरे लिए उतना ही काफी है सर। ठीक है, मैं 25 लाख ट्रांसफर कर रहा हूँ। 20 लाख तुम्हारी मेहनत के और 5 लाख मेरी खुशी के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। अगर आपको मेरी कभी भी जरूरत पड़े तो आपके लिए मूसा मोटर वाले हमेशा हाजिर रहेंगे। अगर आपको या फिर आपके किसी जानने वाले को। अब तो मैं अपनी कंपनी में सभी को बोलूंगा कि मूसा मोटर वाले के पास जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और इतना सब बोलने के बाद फिर वो कस्टमर अपनी गाड़ी की तरफ वापस जाने लगता है। अरे वाह, ये तो एक जमाने में भंगार लगती थी, आज क्या लग रही है। ओ माय गॉड, क्या सीटें डाली है इसने, क्या स्टीयरिंग है। वॉइस कमा, इंजन स्टार्ट। ओके दोस्त, मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे मोहन मोटर वाला। अरे भाई, मेरे गैरेज का नाम मूसा मोटर वाला है। हाँ वही मूसा मोटर वाले, फिर मिलेंगे। तो चलो, मुझे अब अपने मेहनत का फल मिल गया था। पहले कस्टमर से ही मैंने लगभग 25 लाख रुपए कमा लिए थे, और इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा भी नहीं था। मतलब 10 लाख में मैंने सारे पार्ट्स वगैरह खरीदा था, लेकिन इसके चक्कर में मैंने 25 लाख कमा लिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो न्यूयॉर्क में करोड़पति बनने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। लगता है फिर से मेरे वो दिन शुरू होने वाले हैं, जब मैं फिर से लग्जरी गाड़ियों में घूमूंगा, विलास में रहूंगा। लेकिन करोड़पति बनना उतना आसान भी नहीं होने वाला। एक गाड़ी करने में मुझे 2 हफ्ते लग गए। मुझे लगता है जैसे जैसे मैं नए लोगों को हायर करते जाऊंगा, वैसे वैसे मेरे काम का लोड कम होते जाएगा और मेरे पास ज्यादा पैसे आते जाएगा। तो मेरे ख्याल से आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। वैसे मेरे टैक्सी का बिजनेस भी न्यूयॉर्क में अच्छा ही चल रहा था, जब तक टैक्सी वालों की हड़ताल शुरू नहीं हो गई, इसलिए थोड़ी दिन तक वो बिजनेस को पॉज करना पड़ा। पीस, मिलते हैं अगले वीडियो में।